म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया के सीरीज के इस भरतनाट्यम के कोर्स में आज का हमारा ये तीसरा दिन है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर स्वाति ताई, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज थोड़ा सा जिस विषय को लेकर के मैं हमेशा इतिहास का अध्ययन करते रहता हूं, भारतीय शिल्प कला में नृत्य कला। तो ये कभी हिमाचल प्रदेश के एक कॉलेज को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आज देखा सारा प्रेजेंटेशन। तो भरतनाट्यम के बारे में यानी जितने शिल्प हमारे पास, यानी मेरे पास जितने भी अवेलेबल है, जो मैंने अराउंड 187 स्लाइड्स का जो प्रेजेंटेशन उसका बनाया है, मोर देन 60% ऑल आर दी भरतनाट्यम शिल्प। तो ये एक बड़ी अच्छी बात लगी कि इस तरह से भी हमारे भारतीय संस्कृति में ये शिल्प कला में नृत्य कला, भरतनाट्यम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स है और बाकी दूसरे भी जो चाहते हैं कि जिनको इस विषय में रुचि है, तो कभी एक सेशन हम उसका भी करेंगे अगर उचित लगा तो आफ्टर आवर कोर्स। तो बस इस छोटे से विषय के साथ हम शुरू करते हैं और मैं स्वातिताई से विनती करता हूं कि कृपया आज के अपने सेशन की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझे बोलते हैं शिल्प और भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में एक भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में कर्ण संकल्पना की है। कर्ण मतलब क्या? तो द सीरीज ऑफ मूवमेंट्स फ्रोजन एट वन प्लेस इज कर्ण. So there are 108 करणास जो चिदम्बरम की का जो मंदिर है उसके सामने जो दरवाजा है उसके ऊपर 108 कर्णस के जो शिल्पाकृतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और जैसे आपने कहा, भरतनाट्यम 2000 साल पहले की कला है, तो उसमें वो शिल्प बहुत अच्छी तरह से हम कर भी सकते हैं, 3-4 छोड़ के बाकी सब हम कर भी सकते हैं और हम सीखते भी हैं। और जब जैसे मैंने जिक्र किया कि मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से जो भरतनाट्यम की डिग्री ली है, तो वहाँ कर्ण हमें जो टॉपिक था वो पूरे 4 साल वो टॉपिक चलता रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वही चीज़ है क्योंकि वो जब मैं पढ़ रही थी तो तभी मेरे जहन में आया कि योग और नृत्य का साधर्म्य बहुत है, सिमिलैरिटीज बहुत है। तो मैं नृत्य योग का जो बीज था मेरे थीसिस का, तो वो कर्ण से ही बना है। तो आज आपने वही बात छेड़ी है और मैं मेरा जो विषय है उसका कंक्लूजन मैं नृत्य योगा से ही करने वाली हूँ। तो शायद ऐसे भी हो जाएगा कि वहाँ मैं इसका जिक्र करूँगी और आप फिर कंटिन्यूएशन में उसका कुछ कर सकोगे। तो ये बात है। और आज हम टेक्निक के बारे में बात करेंगे, टेक्निक इन क्लासिकल डांस। तो चूंकि मैं सिर्फ भरतनाट्यम के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी नृत्य शैलियों का विचार हम इस सीरीज में कर रहे हैं। तो टेक्निक के लिए भी मैं सभी नृत्य शैलियों का थोड़ा विचार करूंगी और अंततः जिस शैली को मैंने मेरी पूरी जिंदगी अर्पित की है, भरतनाट्यम, उसको मैं फिर वहां पे आके रुकूंगी। तो टेक्निक का बहुत अपना स्थान है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जैसे फोक डांस है, फोक डांस जो हम करते हैं अभी भी गांव में, तो उसको कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। और वो खास तौर से ज्यादातर टक धीमी टक धीमी टक धीमी टक उसी बीट्स में, कभी विलंबित, कभी मध्य, कभी द्रुत लय में चला जाता है। तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं है कि दूसरे ताल नहीं है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ गुजरात में करते हैं तो उसमें अलग थोड़े ताल भी हम डालते हैं गरबा में, अगर आपने देखा होगा। लेकिन आमतौर से उसे सिर्फ टकरीमी में ढालते हैं और उसका मतलब इतना रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहता है कि गरबा हम एक तरह से करते हैं, भांगड़ा है तो हम अलग तरह से करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत है, जो भी हमारी संस्कृति में है वही तो चलता है फोक डांसेस में।
लेकिन क्लासिकल डांस वो फोक डांस से ही बना है। और क्लासिकल डांस कैसे बना है, तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस में जब ढाल दिया फोक डांस को, और अलग अलग ताल, आंगिका, वाचिका, आहार्य, सात्विक, ये सब अभिनय आए 4 प्रकार के अभिनय, अलग अलग ताल आए, तो फिर वो नृत्य शैलियाँ अलग अलग ढांचे में ढलती गई। लेकिन टेक्निक के बारे में अगर बात करें तो कहीं कहीं सिमिलैरिटीज है और कहीं ड्रास्टिक चेंज भी है। तो वो हम अगर टेक्निक को हम 2 सिरों में अगर हम ढालेंगे, तो पहले तो आता है नृत्य। नृत्य मतलब प्योर डांस, जो कुछ भी दर्शाता नहीं है, ना किसी चीज के बारे में कुछ कहता है, ना कुछ नहीं, बस वो शोभा हेतु होता है। शोभा हेतु मतलब क्या, जस्ट टू ब्यूटीफाई द थिंग्स, ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है, सौंदर्य वर्धन के लिए होता है। तो वो कुछ सजेस्टिव जेस्चर्स या ऐसे कुछ नहीं है। तो जैसे नंदिकेश्वर जी ने अपने अभिनय दर्पणम में कहा है, भावाभिनय हीनम तो नृत्यमित्य विधीयते, जिसमें भाव या अभिनय का अभाव है वही नृत्य कहलाता है, प्योर डांस। फिर आता है नृत्य, रसभाव व्यंजनादि युक्तम नृत्य मितीर्यते। मतलब क्या कि जिसमें रस है, भाव है, ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं, और जब कवि के शब्द अपने शारीर माध्यम द्वारा हम जैसे उसको विजुअली ट्रांसलेट करते हैं और अपना भी कुछ कहते हैं कवि के शब्दों के जरिए, तो उसे फिर नृत्य कहते हैं, अभिनय कहते हैं। तो ये 2 चीजें हो गई। अगर हम अलग अलग क्लासिकल डांस स्टाइल्स लेंगे तो हमें पता चल रहा है, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, वो चतुरश्र पोस्चर में रहता है, चतुरश्र स्थिति में रहता है। मतलब क्या, अगर हम हाथ रखेंगे या फिर हाथ रखेंगे, पैर रखेंगे, हमने देखा होगा कि पैर हम बैठ के जो डांस करते हैं, नीज आर बेंट, तो वो जैसे हम अगर उसमें लाइंस निकाले तो वो हो गया स्क्वायर, तो उसको कहते हैं स्क्वेरिश पोजीशन, जो से भरतनाट्यम में है। अगर हम मोहिनी अट्टम में देखेंगे तो वो स्क्वायर थोड़ा चौड़ा हो जाता है, हाथ ऐसे रखे जाते हैं और पूरा सर्कुलर मूवमेंट्स लेके बहुत ही ग्रेसफुली होता है, जो ऐसे ये चेहरा और हाथ करते हैं, शरीर भी का घुमाव होता है, तो वो हो गया मोहिनी अट्टम। कथकली अगर हम लेंगे तो कथकली और मोहिनी अट्टम जैसे ट्विंस है, तो उसमें कथकली में अगर हम देखें तो वो डांस ड्रामा ज्यादा है देन सोलो डांस, तो वो एकाहार्य नहीं है, वो अनेकाहार्य है। आहार्य मतलब ड्रेस। अगर हमें बाकी तो कुछ पता नहीं है कि ये कौन सा डांस होने जा रहा है, लेकिन अगर हम ऑडियंस में बैठे हैं तो जैसे ही डांसर की एंट्री होती है, पहली चीज होती है कि उसका पोशाक, आहार या अभिनय, उसमें किस प्रकार से ऑर्नामेंट्स रहते हैं, किस प्रकार से बाल बनाते हैं, वो सब करके जब डांसर रंगमंच पे आती है तो तुरंत पता चल जाता है कि अभी ये ओडिसी करने वाली है या भरतनाट्यम करने वाली है। तो दैट इज द स्ट्राइकिंग थिंग जो आता है। और ये भी सब टेक्निक में ये इसका भी हम इसे भी हम समाविष्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरा मिलके ही डांस बनता है। तो वो हो गया। तो अनेकाहार्य मतलब ड्रेस, अलग अलग ड्रेस में अलग अलग किरदार, अलग अलग कैरेक्टर्स रंगमंच पे आते हैं, तो वो हो गया कथकली। ओडिसी देखे तो त्रिभंगी है, आंगिका अभिनय उसका त्रिभंग जैसे पोस्चर है, दो दो जगह पे बैंड है और तीसरा पैर ऐसे रखते हैं, तो 3 जगह पे बैंड ऐसे दिखाई देता है, तो वो त्रिभंगी हो गया। उसका जूड़ा अलग है, उसके ऑर्नामेंट्स अलग है, उसकी साड़ी जैसे हम काष्ठा पहनते हैं उस प्रकार की है, तो वो ओडिसी हो गया। मणिपुरी आप सबको पता है कि जैसे उसको स्टिफ ऐसे घाघरा पहना जाता है और उसके ऊपर जैसे अवगुंठन होता है उसके ऊपर नृत्य होता है, तो वो मणिपुरी हो गया। कुचिपुड़ी के जो बाल बनते हैं वो अलग तरीके से है, तो उसका अलग ये है। तो हम जैसे है आहार्य अभिनय अलग अलग रहते हैं। आंगिका अभिनय जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पोस्चर्स हम लेते हैं तो पता चल जाता है, और उस पोस्चर को उस पे उसके ऊपर मास्टरी मिलाने के लिए हमें पूरी जिंदगी चली जाती है कि ये ऐसे ही रखना है, ऐसे ही करना है, हाथ हमें ऐसे ही रखना है, तो उसके हस्ताभिनय वैसे ही करना है। तो ये सब करके जो आता है वो सब टेक्निक है, तंत्र है।
ठीक है। तो बेसिक पोस्चर्स के बारे में हमने अभी बात की कि अलग अलग पोस्चर्स हैं जो अलग अलग डांस स्टाइल्स को डिफाइन करते हैं। फिर कॉमन चीजें क्या क्या है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो अंग शुद्ध, जैसे हम बैठते हैं भरतनाट्यम के कथक के बारे में बोले तो हम चक्कर लगाते हैं, खड़े रह के पैर पे तत्कार करते हैं, गतभाव होता है, तो वो सब है, वो कथक में वो डिटेल्स आते हैं। तो लेकिन उसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है, तो अगर हम अंग शुद्ध, कथक में भी अंग शुद्ध है, मोहिनीअट्टम में भी है, भरतनाट्यम में भी है, उड़ीसी में भी है, तो वो अंग शुद्ध का बड़ा महत्व है। अंग शुद्ध मतलब क्या, कि पोस्चर परफेक्ट ही होना चाहिए, जो भी है हम कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और उसके लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन परफेक्ट तो एक ही है जो मैंने लेक्चर की शुरुआत ही जिससे की है, नटराज, वही परफेक्ट है, उसके यहाँ जाते जाते पूरी जिंदगी चली जाती है। तो ये परफेक्शन की बात है, तो वो जो है हमें उसके ऊपर मास्टरी जो है वो हासिल करनी है, तभी हम अपनी स्टाइल को अच्छी तरह से जस्टिस कर पाते हैं, और वो रूल्स रेगुलेशंस में है, क्योंकि डांस का डी स्टार्ट्स विद डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है, अंग शुद्ध। तो पूरा हमारा जो भरतनाट्यम के बारे में बोले तो टॉर्सो पूरा स्टिफ रख के हमें हाफ सिटिंग, ये जो उसको कहते हैं अर्ध मंडी, और फिर पूरा सिटिंग है वो मुरु मंडी जो है, तो इस प्रकार से हम उसके वही हमारा तरीका है, उससे उसी को मद्देनजर रखते हुए हम डांस करते हैं। तो ये हो गया अंग शुद्ध। देन उसके बाद आता है हस्त शुद्ध। ये जो है तो कथक में अलग है, अपने अपने तरीके से अंग शुद्ध है। हस्त शुद्ध जो है, जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भी अलग अलग हस्त बताए हैं, असंयुक्त, संयुक्त हस्त। असंयुक्त मतलब सिंगल हैंड जेस्चर्स, संयुक्त मतलब डबल हैंड जेस्चर्स। तो वो भी हर स्टाइल में हम करते हैं। सिर्फ उड़ीसी में 43 हैंड जेस्चर्स है, सबसे ज्यादा हैंड जेस्चर्स हम यूज करते हैं वो उड़ीसी डांस स्टाइल में है। लेकिन एक 19-20 ऐसे होता रहता है, और हम वही हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं जो हम सभी डांस स्टाइल्स में करते हैं। तो ये हो गया हस्त शुद्ध। लेकिन हस्त शुद्ध होना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम, ये हाथ है सूची हस्त, ये हम कर रहे हैं तो उसे पूरा हमें वैसे ही तरीके से ही करना है। अगर हम अलग करें, क्योंकि दिस इज अ जेस्चर लैंग्वेज, तो हम जो डायलॉग करते, डांसर बोलती तो नहीं है स्टेज के ऊपर, और एक मतलब जो ऑर्केस्ट्रा है, जो गाना चल रहा है, तो वही लाइन वो दोहरा रहे हैं। हमें गाने का मीनिंग पता भी हो, फिर भी हम डांस नहीं समझ पाते, क्योंकि डांस में पूरा हस्तों के माध्यम से ही बातें होती है, तो वो तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो फिर उसके लिए भरत मुनि ने और नंदिकेश्वर जी ने एक जेस्चर लैंग्वेज डेवलप की है, जिसे जेस्चर से हम बातें करते हैं। अगर कृष्ण हो गया तो हम कृष्ण दिखाते हैं, कृष्ण दिखाते हैं, कृष्ण दिखाते हैं। राम हो गया तो ये पोजीशन लेते हुए हमें पता चल जाता है कि ये राम है। या फिर पार्वती है तो अलग पोजीशन रहती है, लक्ष्मी है तो अलग पोजीशन रहती है। तो इस प्रकार से गणेश जी है तो अलग है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है, क्योंकि हम ये जेस्चर लैंग्वेज और पूरा बॉडी लैंग्वेज भी है। जैसे गणपति हो गया, जैसे कृष्ण हो गया तो वो अलग है, राम है तो एक्सप्रेशन अलग है, रावण है तो एक्सप्रेशन अलग है, उसके दशानन है। तो इस प्रकार से अलग अलग हैंड जेस्चर्स अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए भी यूज करते हैं, और अलग अलग चीजें हमें बतानी है रंगमंच पे तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर ये है, जैसे मैं बताने जा रही थी, सूची है, तो ये अगर हम ऐसा करेंगे तो अलग है, ऐसा करेंगे तो अलग है, ऐसा करेंगे तो अलग है, ऐसे करेंगे तो अलग है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो अलग अलग बातें होती है कि जिससे हम, जैसे हस्त विनियोग है, भरत मुनि ने भी बताए हैं और नंदिकेश्वर जी ने बहुत डिटेल में हस्त विनियोग बताया है। तो वो हस्त विनियोग अगर हम उसके ऊपर भी महारत हासिल करेंगे तो हम अच्छी तरह से ऑडियंस से
हमारी जो बात है, मतलब कवि की जो बात है वो हम रख सकेंगे। ये 4 प्रकार के अभिनय। जो अभी मतलब टुवर्ड्स, नी इज टू कैरी द मीनिंग ऑफ पोएट्री टुवर्ड्स द ऑडियंस इज अभिनय। तो वो सजेस्टिव हो जाता है, उसमें सजेशंस है, हम हर बात खुल के नहीं कहेंगे, उसमें अलग अलग तरीके से मुखजाभिनय भी है, नयनाभिनय भी है, आईब्रोज भी बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं, नाक भी बहुत कुछ कह सकता है, होठ भी बहुत कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग हम मुखजा अभिनय से अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं। तो ये सब चीजें हैं वो कॉमन है हर डांस स्टाइल में। अगर हम वाचिका अभिनय की बात करेंगे तो हर डांस स्टाइल में अपने अपने जिस प्रदेश से ये डांस स्टाइल्स पनपी है, विकसित हुई है, उसी प्रदेश के जो जैसे मर्दल हो गया या फिर मृदंगम हो गया, वीणा है, बांसुरी है, वायलिन है जो हम बजाते हैं, वो तालम है, नटवांगम है, अलग अलग तरीके से चिम्बल्स है कहीं पे। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। कथक अगर लिया जाए तो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसका, भरतनाट्यम लिया जाए तो कर्नाटक म्यूजिक है, ओडिसी लिया जाए तो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक उसमें मिक्स है, मोहिनीअट्टम लिया जाए या कथकली लिया जाए तो सोपान स्टाइल का म्यूजिक उसमें है। तो इस प्रकार से अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। तो वहाँ पे फिर वो भी टेक्निक है, पूरा का पूरा टेक्निक यूज कर रहे हैं हम, जिसमें अलग अलग ताल है, अलग अलग जाति है। भरतनाट्यम के या फिर कर्नाटक म्यूजिक के बारे में बोलेंगे तो 175 वेरिएशंस आते हैं ताल में, उसमें विलंबित मध्य द्रुतम आता है। तो सब अलग अलग तरीके से 7 ताल 5 जाति हम भरतनाट्यम में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से होता रहता है। और लय ताल का जो मतलब इसको कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी जो है स्टेज के ऊपर, वो सब है, वो लय ताल का काम होता है। तो ये भी, उसमें भी टेक्निक है, पूरे का पूरा टेक्निक है, किसके लिए क्या यूज करना है इसका भी बतौर बाकायदा उसकी स्टडी की गई है, और टेक्निक के बतौर ही वो सब हम देख पाते हैं रंगमंच पे। तो ये एक हो गया। सात्विका अभिनय जो है वो भी सत्वयुक्त अभिनय है, जो अपने अपने तरीके से नर्तिका बताती है, अपने अपने जो शास्त्रीय उसका नृत्य है उसके माध्यम से वो कहती जाती है, बताती है। लेकिन फिर भी सात्विक अभिनय तो वही है। अगर रोना है तो हर डांस स्टाइल में है, हंसना है तो हर डांस स्टाइल में है, गुस्सा होना है तो हर जगह पे है, अचरज है तो वो भी हर जगह पे है। तो जैसे रस भाव के बारे में और भी मैं ज्यादा डिटेल में बाकी एक लेक्चर में बोलने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं वही सीमित रहती हूँ। तो ये अलग अलग तरीके का तंत्र जो है वो हम यूज करते हैं क्लासिकल डांस के लिए। तो मैं वही बोलने जा रही थी कि अगर वो सात्विक का अभिनय है तो उसमें अष्ट सात्विक भाव जो है वो हम दिखाते हैं, जैसे अश्रु हो गया, प्रलय हो गया, रोमांच है, स्वरसाद है, वेपथु है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो भाव है वो जैसे सिचुएशन स्टेज पे आती है, जैसे कैरेक्टर स्टेज पे आते हैं, मतलब जो स्टोरी है, जो कथा है, जो कथानक है वो हम बताते हैं, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, उनके इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, उस प्रकार से वो फिर डेवलप हो जाता है। लेकिन टेक्निक जो है उसे उसी दायरे में हमें अपने आप को सीमित करना है, अपने आप को ढालना है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हो जाती है कि जो फ्रेम है, वो फ्रेम टेक्निक क्या है, तो एक फ्रेम है, तो वो फ्रेम हमको तोड़नी नहीं है, क्योंकि वो हमारी परंपरा है। मैं भरतनाट्यम करने जा रही हूँ और मैं अलग ही तरीके से अगर मैं अपने आप के हिसाब से अगर नृत्य करने लगूं तो फिर वो भरतनाट्यम नहीं कहलाएगा, वो कुछ अलग ही हो जाएगा। तो इसके लिए उसका नाम भी अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। जैसे पुराने जमाने में नटवर नार होते थे कि वो आज बहुत कम हो गए, क्योंकि क्या होता है वो स्ट्रिक्ट रहना कम हो गया है, क्योंकि हर जगह पे डांस क्लासेस है, ये गुरु स्ट्रिक्ट हो गया तो
दूसरे बहुत सारे हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है जिंदगी की भगदड़ इतनी हो गई है कि हम और टेंशन नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं ऐसा हमेशा सोचती हूँ कि जो स्ट्रिक्ट नटुओ नार है वही अच्छा है, वही ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो टेक्निक है उसके ऊपर हमें मास्टरी लानी है, तो उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। भरतनाट्यम के लिए अलग है, कथक के लिए अलग है, दम श्वास जो है उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है। तो उसके प्रयोग सब भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी लिखा है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, अभिनव गुप्त ने अपने अभिनव भारती में भी इस टेक्निक का बहुत डिटेल में जिक्र किया है। तो उस प्रकार से अलग अलग टेक्निक, और यह गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु को करके दिखाना है और करवा लेना है। तो उस प्रकार से अगर हम टेक्निक करेंगे तो हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम कैसे उसके ऊपर अमल करें। फिर अंततः आता है, मतलब अंग शुद्ध हो गया, हस्त शुद्ध हो गया, हम जो कैरेक्टर करने जा रहे हैं तो हम कवि के शब्द तो हम पढ़ते ही है, उसको हम ट्रांसलेट करना चाहते ही है, लेकिन उसके परे एक चीज है जो एक डांसर को दूसरे से अलग करती है। टेक्निक वही है, वही बातें होंगी सब। स्वाति तिरुनाल का कर रहे हैं या मुत्तुस्वामी दीक्षित का कर रहे हैं या श्यामा शास्त्री का कर रहे हैं, वही कृष्णानी बेगने बारो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते हैं, जो बहुत फेमस है, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। तो अलग अलग बहुत थाउजेंड्स ऑफ पदम है, जावली है, तिल्लाना है, अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन वो जो फ्रेम है वो बिल्कुल टाइट रखनी है। वो फ्रेम है, वो है तंत्र यानी टेक्निक। तो उसके ऊपर मास्टरी है, ये कैसे पता चलता है? तो जितना सहज भाव से नर्तिका रंगमंच पे पेशकश करती है, उससे पता चलता है कि इसने बहुत ज्यादा रियाज किया होगा, ये पता चलता है। क्योंकि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक उदाहरण देती हूँ कि अगर हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो वो भी तंत्र है, साइकिल चलाना। लेकिन पहले पहले दिन, 2 दिनों में क्या हो जाता है, हमारे पैर के बजाय हमारे हाथ ही बहुत दुखते हैं, क्योंकि हम ऐसे पकड़ के बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल कॉन्शियस हो जाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा अपना वो तंत्र जो है टेक्निक, उसके ऊपर मास्टरी लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे उसके ऊपर मास्टरी आ गई, फिर हम गिरते भी नहीं हैं, संभलते हैं, और हम साइकिल बहुत बखूबी चलाते हैं, कभी कभी तो मोबाइल लेके भी चलाते हैं। तो फिर हमें बिल्कुल सहज भाव से हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर सहजता जैसे ही आर्टिस्ट में आती है, और हमें ऐसे लगे कि अगर वो बात भी कर रहा है, अगर वो कोई लेक्चर दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, या फिर खुद रंगमंच पे कर रहा है, तो अगर हमें ऐसे लगे कि ये तो बहुत इजी है, ये तो हम कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि, और ये हम सोचते हैं, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि अभी जो जो भी बातें हुई सब आप फिर से वैसे की वैसे दोहराओ, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या करना है, क्या लिखना है, ये पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें वो सहज भाव, जितना आर्टिस्ट में सहज भाव दिखाई दे, उतने उसने ज्यादा पढ़ाई की है, उतना ज्यादा रियाज किया है। और जैसे है कि रियाज और टेक्निक का बिल्कुल दे गो हैंड इन हैंड। तो तंत्र जो है वो हमें आत्मसात करना है। ध्यान से सुनिए, तंत्र हमें आत्मसात करना है, और आत्मसात करने के बाद उसे बिल्कुल भूल के हमें जो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, कवि की जो कल्पना है, जो कथा वो कहने जा रहा है, रंगमंच पे जो कैरेक्टर्स कर रहा है, उसी का ही विचार करके उसमें घुल-मिल जाना तभी संभव है जब हम टेक्निक पे पूरा विजय हमें प्राप्त होता है। क्योंकि फिर हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि मेरे हाथ ऐसे है या ये ऐसा है, ये हम सिर्फ वो पूरा सीता बन गए हैं तो पूरा सीता है, राम है तो पूरे राम है, रावण है तो पूरे रावण है, द्रौपदी है तो पूरी द्रौपदी, और दुशासन है तो पूरा दुशासन है। तो हम सब टेक्निक तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें
ऐसे बार बार कहना नहीं पड़ रहा है कि हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि अभी तो वो थोड़ा कच्चा है, अभी ठीक से वो घुल मिल नहीं गया है। अगर एक बात कही जाए, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि भारतीय संस्कृति में हम रंगोली बनाते हैं, बराबर है, हम रंगोली बनाते हैं तो उसमें हम बिंदु डालते जाते हैं, फिर रेखाएं बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम रंग डालते हैं, और हम फाइनल जो प्रोडक्ट देखते हैं रंगोली, तो उसमें हमें वो बिंदु दिखाई देते हैं? बिंदु नहीं दिखाई देते, क्योंकि पूरे पूरे रंग में वो ढल गया है। लेकिन वो बिंदु वहां है, होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसके ऊपर उसमें तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं आएगा, कुछ भी एब्रप्ट हो जाएगा। तो अगर वो टेक्निक ऐसा होना चाहिए कि वो होना चाहिए, लेकिन वो दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो इतना हमें अंदर वो समा लेना है उसे कि हमें वो दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो है, हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे कथक में है, चक्कर लगाते हैं तो हम बहुत ज्यादा, हमें उसको आविर्भूत करने की जरूरत नहीं है, हम बस लगा के फिर सम पे आ जाके रुक जाते हैं। तो उसी में उसका सौंदर्य है। अगर हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर ये करके हम अंडरलाइन करते जाए कि देखो हम कैसे जंप कर रहे हैं, देखो हम कैसे टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा उसमें कमी आ जाती है। तो टेक्निक तंत्र जो है वो रंगोली जैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन दिखाने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं, वो दिख जाता है और वो कैरेक्टर में समा भी जाता है। तो हमें अंततः अगर हमें रस भाव लेना है, या भाव मतलब रंगमंच पे जो होते हैं वो भाव है, और ऑडियंस में जो होता है वो रस है। तो अगर ऑडियंस में रस निष्पत्ति होनी है, तो हमें रंगमंच पे जो टेक्निक है, जैसे मुखर अभिनय का भी एक टेक्निक है जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि अगर आईब्रोज है ये, अगर हम ऐसे ऊपर उठाते हैं तो उसमें हम कई सारे भाव और कई सारे कैरेक्टर्स कर सकते हैं। तो लेकिन हम तो टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन अंततः क्या लगता है, ऑडियंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऑडियंस हंसते हैं, ऑडियंस अचरज में पड़ जाते हैं, या ऑडियंस को बहुत गुस्सा भी आता है। तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, रस होता है। अगर हम टेक्निक में ही अटक गए तो फिर रस निष्पत्ति कब होगी, फिर ऑडियंस में वो कब जाएगा। तो पहले तो चीज है कि हमें बिल्कुल जो बेसिक एक्सरसाइजेस है, हर नृत्य शैली के एक्सरसाइजेस अलग है। तो पहले तो एक्सरसाइजेस हमें अच्छी तरह से करना है, जो भी हमारे गुरु सिखाते हैं उसे हमें बखूबी करना है। जिसे डांस करना है उसने तो रोज वो एक्सरसाइजेस करने ही करने हैं, उसमें कोई मतलब उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। या फिर मैं करूं और मैं मेरी बेटी भी होगी तो भी वो उसको मेरा रियाज उसको कोई फायदा नहीं है उसको। तो उसका जो पाथ है उसी को चलना है। मेरे स्टूडेंट्स भी हो गए तो उन्हीं को चलना है। हाँ, हम क्या है, मार्गदर्शक है, तो हम मार्ग दिखाएंगे, लेकिन चलना तो हर किसी को पड़ेगा। सिर्फ मार्गदर्शक अच्छा होने से भी कुछ नहीं होता है, और अगर मार्गदर्शक अच्छा नहीं है तो बिल्कुल हालत खराब है, फिर फिर मुश्किल हो जाता है। तो मार्गदर्शक भी चुन के लेना चाहिए, वो अच्छे भी होने चाहिए, और वो अच्छे तरह से मार्गदर्शन भी उन्होंने देना चाहिए, और हमने वो लेना भी चाहिए, क्योंकि देने वाले है, हमने हमारी झोली भी सशक्त करनी है। तो वो कैसे की जाएगी, तो हमें उन्होंने बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए, हमें एक्सरसाइजेस रोज करने चाहिए। क्योंकि ऐसे होता है ना कि पहले तो हाथ ऐसे रखते हैं, फिर भरतनाट्यम की बात हो तो फिर हाथ, दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, या फिर ऐसे रखते हैं, या फिर ये है। तो कहाँ पे देखना है, कैसे करना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे बताना है। तो हर तरह से हमें वो टेक्निक जो है वो पूरा एक्सरसाइज के माध्यम से करना है। फिर बेसिक स्टेप्स आता है। बेसिक स्टेप्स बहुत बार ऐसे होता है कि डांस सीखने वाले बहुत हैं, लेकिन परफॉर्म करने वाले बहुत कम हैं। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम उसी में अटक के रह जाते हो, हमें लगता है बहुत मुश्किल भी है, बहुत बोरिंग भी है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होता है। तो हमें पेशेंस
परफॉर्मर के लिए पी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, बहुत ही ज्यादा पेशेंस हम में होना चाहिए, क्योंकि विलम्ब, और अगर रियाज करना है तो रियाज का भी एक तंत्र है, रियाज का भी एक टेक्निक है। अगर हमें रियाज करना है तो हमें एक्सरसाइजेस धीरे धीरे बढ़ाने हैं, ऐसे नहीं कि आज बहुत हो गया तो कल कुछ नहीं, ऐसे नहीं है, स्लो बट स्टडी हमें एक्सरसाइजेस धीरे 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 बढ़ाने हैं, ठीक है। फिर रियाज कैसे किया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ आपने कल अलारिपू सिखाया तो मैंने बहुत दिन भर अलारिपू की प्रैक्टिस की है, तो वो रियाज नहीं होगा। तो क्या होगा रियाज, जो भी कॉम्पोजिशन सिखाया है उसके पहले जो बेसिक स्टेप्स सिखाए हैं, तो हमें रियाज किसका करना है, एक्सरसाइज का करना है। बेसिक स्टेप्स का विलंबित लय में रियाज करना, ये रियाज का अहम तत्व है, अहम उसका तंत्र है, रियाज का तंत्र जो है कि हमें बेसिक स्टेप्स रोज करने हैं, एवरी डे वी हैव टू रिवाइज दैट, और तभी मास्टरी आएगी। क्योंकि बेसिक स्टेप्स क्या है, किसी भी डांस स्टाइल के बेसिक स्टेप्स है, मतलब क्या है, अल्फाबेट्स है। तो अल्फाबेट्स लेके फिर वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्ड्स लेके सेंटेंस बनता है, फिर सेंटेंसेस सब जब कंपाइल हो जाते हैं तब हमारा ऐसे बनता है। तो अगर हमें ऐसे लिखना है, तब वहां तक जाना है तो हमारे अल्फाबेट्स बहुत ठीक होने चाहिए, नहीं तो फिर कोई उसका मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हमें अल्फाबेट्स बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए क्या फिर किया जाता है, तो एक्सरसाइजेस के बाद, एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे जो मसल्स है, अभी भरतनाट्यम के लिए स्पेसिफिक इसे एक्सरसाइजेस है, कथक के लिए अलग है, कथकली के लिए बहुत ज्यादा अलग एक्सरसाइजेस है, क्योंकि उनके चेहरा और हाथ जो है वो बहुत ज्यादा वो प्रयोग में लाते हैं। तो आपने देखा होगा पूरे आईज और पूरे फेशियल मसल्स पूरे एक्सप्रेस होते हैं। तो उस प्रकार से उसके ऊपर अगर मास्टरी मिलानी है तो हम अगर आप, मैं चाहती हूँ कि जो डांस के स्टूडेंट्स है वो ये साउथ इंडिया में जाए, नॉर्थ इंडिया में जाए, लखनऊ में जाए, अलग अलग जगह पे जहाँ ये डांस स्टाइल्स जहाँ से आई है वहाँ जाके देखे। मैंने केरला में जाके जब देखा था तो कथकली का वो कैसे होता है वहाँ, शाम जैसे जैसे शाम होती है ना, तो एक हर घर में, हाँ ये हर घर में होता है, एक बड़ा सा ऐसे वो दिया जलाते हैं, जैसे समई बोलते हैं ना, उसके वो सामने रख के उसमें वो दिया जलाते हैं। तो वही ट्रेडिशन कथकली में है, क्योंकि वहां कोई स्टेज हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बीचों बीच स्टेज के वो बड़ा से ऐसे जो दीप, ये स्तंभ जैसे है उसमें वो दिए जलाते हैं। तो वो दिए जलाते हैं तो सब, और वो चेंडा बजाते हैं, तो चेंडा जैसे बजने लगता है, सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, और वो देखने लायक है, आप भी कभी जाएंगे तो जरूर ये देखिए, देखने लायक है। तो वो सब लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां जाके फिर वो स्टेज के ऊपर वो परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर कथकली का परफॉर्मेंस है तो उनको अर्जुन बनना पड़ता है, तो पूरा मतलब वो अलग अलग है, उत्तम कैरेक्टर, मध्यम कैरेक्टर, अधम कैरेक्टर, तो उनको अलग मेकअप करना पड़ता है। हनुमान है तो अलग दाढ़ी बनानी पड़ती है, रावण है तो उसकी दाढ़ी अलग है, ये सब करके वो कैरेक्टर्स को, ये तो मेकअप भी आहार्य अभिनय बहुत अहम हो गया। तो ये लोग जो है वो अगर 6 बजे शाम को प्रोग्राम है तो वो 12 बजे से ही उनका सब शुरू हो जाता है, वो पूरा लेट जाते हैं, और वहाँ उनका पूरा वो मेकअप होता है। उसके बाद वो पूरा, आपने देखा होगा किरीटम होता है पूरा ऐसे, वो पहनते हैं, वो आते हैं। तो इस प्रकार से ये भी तंत्र है, ये भी तंत्र है, ये सब करके हमें डांस करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हर डांस स्टाइल में है अलग अलग, अपने अपना जो स्टाइल है उस हिसाब से होगा। लेकिन वो रियाज का तंत्र यही है कि हमें हर तरह से वो पेशेंस भी चाहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पेशेंस लगता होगा ये सब करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें उस पर भी मास्टरी होनी चाहिए। हमें वेशभूषा, रंगभूषा, इसका भी टेक्निक डांसर को पता होना चाहिए।
कि किस प्रकार से आई का मेकअप होता है, किस प्रकार से बाल बनते हैं, किस प्रकार से गजरे डाले जाते हैं, किस प्रकार से ऑर्नामेंट्स डाले जाते हैं। तो इसका भी एक अलग तंत्र हो गया, उसके ऊपर भी मास्टरी है। फिर मैं बात कर रही थी प्रेजेंटेशन की, तो अंतिमतः आता है प्रेजेंटेशन, जो स्टेज प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर भी महारत हासिल करनी है। वो भी एक टेक्निक है, किस प्रकार से रंगमंच पे आया जाए, किस प्रकार से रंगमंच पे एंट्री होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें स्टेज कवर करना है। और ऐसे भी हम जब परफॉर्म करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ऐसे होता है कि कहीं पे स्टेज बहुत छोटा है, कहीं पे ह्यूज स्टेज है, बहुत बड़ा स्टेज है। तो रंगमंच पे नृत्य करना, प्रेजेंटेशन, इसका भी एक टेक्निक है। तो उस टेक्निक के लिए ऐसे ना लगे लोगों को कि अरे डांसर तो अच्छी है लेकिन उसको स्टेज बहुत छोटा पड़ गया, तो ऐसे भी नहीं लगना चाहिए। और ऐसे भी कहीं कहीं तो यूरोप में ऐसे लगा कि इतना ह्यूज स्टेज है और मैं अकेली डांस कर रही हूँ। तो उस प्रकार से हमें वो स्टेज कवर करना है, प्रेजेंटेशन की जो आर्ट है उस प्रकार से करना है कि ऑडियंस को ये ना लगे कि अरे बाप रे स्टेज तो बहुत बड़ा हो गया और डांसर तो यहाँ वहां से भाग रही है, यहाँ वो पूरा नहीं कर पा रही है, कवर नहीं कर पा रही है, राइट साइड पे बहुत ज्यादा जा रही है तो लेफ्ट साइड पे नहीं जा रही है। तो इसका भी तंत्र है। तो रंगमंच का अलग अलग तंत्र है। जो म्यूजिशियंस बैठे हैं तो उनके साथ हमें करना है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि बिल्कुल, जो हम ह्यूमन बीइंग्स है, हम थोड़े यंत्र है कि जैसे एक फीड कर दिया, जैसे स्टीरियोटाइप, ऐसे कुछ नहीं है। कहीं पे अलग बज रहा है, कहीं बीच में बांसुरी बज रही है, बीच में वायलिन बज रहा है, बीच में मृदंगम का अलग कुछ हो रहा है, उसका ताल का एक काम हो रहा है, नटवनार कुछ बोल रहा है, गाने वाला जरूरी तो नहीं है वो 3 ही बार गाए, उसको अगर वो गाने में उसको अच्छा लगने लगा तो वो 5 बार भी गा सकता है। तो हमें उसके तरफ देखे बगैर उसे हमें कहना है कि अभी नेक्स्ट लाइन लेनी है, क्योंकि ये सब लाइव है। हमारे शास्त्रीय नृत्य शैलियों का यही एक बहुत अहम उसमें चीज है कि वो सब लाइव होता है। रिकॉर्डेड अभी तो फिलहाल हम करते हैं, रिकॉर्डेड म्यूजिक का भी अपना एक अलग स्थान है, और रिकॉर्डेड म्यूजिक भी करना, उसके ऊपर भी करना एक तंत्र अलग है, और वो मुश्किल भी है क्योंकि लाइव म्यूजिशियंस तो संभाल लेंगे। अगर रिकॉर्ड बज रहा है और हम डांस कर रहे हैं, हम कुछ अलग करना चाहे, अलग करें, तो जिस ऑडियंस को कुछ पता नहीं उसको भी लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलती हो गई। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, तो उसका अलग तंत्र है, और लाइव म्यूजिशियंस के साथ करना उसका अलग तंत्र है। तो ये सब के ऊपर डांसर को तो ये सब आना चाहिए। डांसर के लिए क्या कहा है? तन्वी रूपवती श्यामा पीनोन्नत पयोधरा प्रगल्भा सरसा कांता कुशला ग्रह मोक्षयोः विशाल लोचना गीतवाद्य तालानुवर्तिनी परार्घ्यभूषा संपन्ना प्रसन्न मुख पंकजा एवं विध गुणोपेता नर्तकी समुदीरिता। तो नर्तकी को ये सब चाहिए, ये सब आना चाहिए, तभी वो नर्तिका कहलाएगी। हाँ, उसमें उसको आहार विहार से अपना शरीर भी ठीक से रखना है। फिर डांस करते करते वो आंखों से बातें बयां करना भी उन्हें आना चाहिए, हस्त मुद्रा भी करना सभी आना चाहिए, सुगठित शरीर चाहिए, जीरो फिगर की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है स्टेज के ऊपर। तो ये सब जो है, दमसास भी अच्छा होना चाहिए और प्रगल्भ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं आता है तो ठीक है फिर डांस कर लो, कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिली ना इसके लिए उसको डांस कॉलेज में डाला है, तो ऐसे तो नहीं होगा, वो तो बहुत ही मुश्किल है। उसको इतना, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्टेज पे क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंड मौके पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि सब लाइव म्यूजिशियंस बैठे हैं। ऑडियंस कभी कभी तो ऐसे भी, मैं एक लेक्चर तो मुझे लगता है ऐसे ही रखे कि अलग अलग जगह पे परफॉर्म करने वक्त क्या क्या एक्सपीरियंस हुए,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नया कुछ करना चाहते हैं लड़के बच्चे, तो उनको ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह अलग है। कहीं पे हम कनाडा में भी परफॉर्म जब हमने किया तो -9 टेम्परेचर था, तो तब हमें करना है और तब हमें वार्म अप भी होना है और ये करके करना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ठंडी है तो आज नहीं करेंगे, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, तो हमें वो तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को सभी सिचुएशंस में ढालना चाहिए। कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम रंगमंच पे नृत्य कर रहे हैं और पैर पे कुछ लग गया, और लगने से ऐसे होता है कि हमें तो वो चुभ रहा है, ऑडियंस को भी दिख रहा है, लेकिन हमें तो शो मस्ट गो ऑन। तो उसके ऊपर भी हमें कैसे, उसका भी अभ्यास करना चाहिए, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन हो उसका भी हम अभ्यास करना चाहिए। और समय सूचकता, जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड मौके पे कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर हमें, अगर तंत्र हमारा फिक्स है, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टेज पे अगर हमें 1 घंटा डांस करना है तो उसका रियाज हमें कम से कम दिन में 3 घंटा करना चाहिए, तब जाके हम रंगमंच पे 1 घंटा कुछ कर सकेंगे। और ऐसे हमेशा डांसर्स या अलग अलग म्यूजिशियंस भी बोलते हैं कि रियाज अगर हम 100% करेंगे तो वहां मुश्किल से 70 to 75% कर सकते हैं। इस प्रकार से होता है, तो वो भी हमें, वो रियाज के तंत्र में ये भी हमें ऐड करना है कि हमें किस प्रकार से रियाज करना है, किस तरीके का रियाज करना है, उसके ऊपर भी तंत्र हमें कैसे करना है, तभी हम स्टेज के ऊपर भी कर सकेंगे। तो प्रेजेंटेशन की एक बात है कि किस प्रकार से हम किरदार पेश कर रहे हैं, तो उसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम जब रंगमंच पे करते हैं वो परकाया प्रवेश जैसा हो जाता है। हम सीता नहीं है, फिर भी हम सीता का किरदार अगर निभा रहे हैं तो हमें सीता बनना पड़ेगा। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड of that particular character in the particular situation, and her or his actions and reactions towards that situation, ये सब इमेजिन करके हमें प्रेजेंटेशन करना है। तो ये प्रेजेंटेशन का भी एक तंत्र हो गया जो अभिनय के लिए है। प्योर डांस, जैसे मैंने कहा, नृत्य, नृत्य के लिए हमें ये सब अल्फाबेट्स बहुत अच्छी तरह से लेने हैं, और हमें ताल और लय का तंत्र भी आत्मसात करना है। अगर वो करेंगे तभी हम बीच बीच में, अगर चतुर्थ जाति हो रही है, मिश्र हो रहा है, संकीर्ण का काम हो रहा है, खंड का काम हो रहा है, तो हमें इस प्रकार से मास्टरी है, मिलना है कि वहां हमें कुछ सोचने का अवसर नहीं है कि अभी ये करेंगे या वो करेंगे। कथक में जैसे एक्सटेम्पोर बहुत है, लेकिन फिर भी हमें वो तबले पे क्या बज रहा है हमें इतने अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी हम एक्सटेम्पोर भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से हमें अलग अलग जो अंग है प्रेजेंटेशन के, उसके ऊपर किस प्रकार से मास्टरी लेनी है। सीधी सी बात है, अगर टक धीमी टक धीमी टक धीमी टक, ये इसको हम कहते हैं ताली पक्की करना, ताली एकदम ठीक करना। तो ये अगर हम उसका, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कभी, कभी हमने जन्म से हम सांसें ले रहे हैं तो अभी बहुत हो गई, सांसें बहुत ले ली हमें, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं। तो फिर खत्म, पूरा स्टोरी खत्म, दी एंड। या फिर हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि जन्म से हमारा जो हृदय है वो पंपिंग कर रहा है, हार्ट बीट्स बज रहे हैं, तो हमें अभी बहुत हो गया, ऐसे नहीं है। वैसे ही ताल हमारा करके हो गया, फिनिश्ड, ऐसे नहीं होता है। तो जो अभ्यासक है, जो इस तंत्र को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी है, अच्छी तरह से हाथ पे ताल का रियाज करना है। रियाज सिर्फ जो आइटम्स है या कॉम्पोजिशंस है उसका रियाज नहीं होता है, उसका रियाज होता है, ताल का रियाज है, लय का रियाज अलग है। ताल तो चलता रहेगा, लेकिन लय उसके साथ 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 चलनी चाहिए, तभी हम वो ठीक ढंग से ताल कर पाएंगे। नहीं तो लय ऊपर नीचे हो गई तो फिर
मुश्किल काम हो जाएगा। तो पूरा ऐसे ब्लेंड हो जाना चाहिए। मुझे जब भी मैं डांस करती हूँ हमेशा लगता है कि वो मृदंगम जो बज रहा है वो थोड़े ही देर में वहां बजने से बजाय मेरे दिल में बजने लगता है, और तब इतना आनंद है, बहुत ज्यादा आनंद है। जैसे मुझे लगता है कई कई तो मेरे म्यूजिशियंस, इतने बुजुर्ग म्यूजिशियंस इतने अच्छे हैं मृदंगम में कि मैं हर हर पैर रखती हूँ तो मृदंगम से वो पूरा कवर हो जाता है, पूरा वो ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार जो वो आनंद है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो हम इतने सालों से डांस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कब स्टेज पे जाए और कब डांस करें, क्योंकि ये तंत्र जो है, टेक्निक जो है, वो हम इसकी शुरुआत ऐसी होगी, या फिर टक टिट टक टिट टक टिट टक धीमी टक टिट टक धी टक टक टिट टक धीमी टक टक टिट। ये रियाज हो गया करके ऐसे होता नहीं है। फिर ऑन बीट का काम है, ऑफ बीट का काम है। ये अगर हम करते रहेंगे तो ताल के तंत्र पे हम महारत हासिल कर सकते हैं। अभिनय का बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभिनय का कैसे रियाज किया जाता है, अभिनय तो बस, कई कई तो मैंने ऐसे भी सुना है कि अभिनय अपने आप आ जाता है। तो ऐसे अपने आप आने वाली कोई चीज नहीं है, उसका रियाज करना पड़ता है। और लेकिन वो हर कोई बताता नहीं है कि अभिनय का रियाज कैसे किया जाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले तो हमारे पास एक बहुत ही सेंसिटिव और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ऑनेस्ट माइंड होना चाहिए। जितना क्रिस्टल क्लियर होगा कलाकार आईने के तरह, उसी प्रकार उतना उसमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर क्योंकि हमें अभिनय का एक बड़ा तंत्र क्या है बोलूं मैं आपको, एक्टिंग का। डोंट एक्ट। एक्टिंग का तंत्र है एक्टिंग नहीं करना है। बी दैट, यू हैव टू बी दैट। यू हैव टू इमेजिन कि अगर राम आए हैं, आपको स्टोरी भी पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ना चाहिए। जो अभी बहुत सारे कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स है या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं या कुछ है, तो उन्हें इतना लिटरेचर शायद ही पता होता है, मतलब कभी कभी पता नहीं होता है। तो वो भी बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो हमें पूरा, अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग कैरेक्टर्स फिर हम बखूबी बयां कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वो ये कौन थी, अम्बा कौन थी, अम्बालिका कौन थी, भीष्म क्या था, सत्यवती का क्या रोल था, ये अगर हमें पता नहीं है तो अम्बा की जो एक गुस्सैल जो ये है और उसने जो बदले की भावना है, अगर हमें ये सब पता नहीं है तो वो बहुत फ्लैट कैरेक्टर हो जाएगा। तो अगर तंत्र अच्छा करना है तो अभ्यास, अभ्यास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभ्यास मतलब क्या, एक चीज बार बार दोहराना मतलब अभ्यास है। तो ये सिर्फ भरतनाट्यम के, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी ये लेक्चर सीरीज है सिर्फ भरतनाट्यम के लिए नहीं है, ये हर किसी डांस स्टाइल में फिट बैठती है जो भी मैं बोल रही हूँ। तो इस प्रकार से उसका भी, उसके ऊपर भी हमें मास्टरी आनी चाहिए। तो हमें इमेजिन करना है कि उस वो कैरेक्टर इस सिचुएशन में क्या करेंगे। जब राम आ गए फिर से, और रावण सीता को लेके चले गए था, तो राम आ गए और उन्हें सीता कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। तो इतने कोमल भाव के थे उन्होंने, तो बहुत सारे राक्षसों को मार गिराया था, बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन इतने कोमल थे कि वो हर पेड़ पौधे सबको पूछते थे कि मेरी सीता को किसी ने देखा है। तो इस प्रकार से अगर वो भावना अगर हम खुद महसूस करेंगे, और राम है तो वो कहेंगे कि अरे कहीं देखा है, कहीं पे दिखाई दे रहा हो, ये क्या यहाँ पे है, ये जटायु के पंख है, या ये फिर क्या हो रहा है, जटायु पड़ा हुआ है। तो राम अलग तरीके से करेंगे। अगर सीता है तो सीता अलग तरीके से ये होगी कि उसे वो कहेगी कि मुझे ये रावण लेके जा रहा है और मैं कैसे बताऊं राम जी को कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे खुद पता नहीं, तो मुझे वो ढूंढेंगे कैसे। तो इस प्रकार से स्त्री का अलग एक्सप्रेशन है, पुरुष का अलग है। उत्तम कैरेक्टर है तो अलग एक्सप्रेशन है, अधम कैरेक्टर है तो अलग एक्सप्रेशन है, सीता है तो अलग है और शूर्पणखा है तो अलग है।
तो इस प्रकार से अलग अलग एक्सप्रेशंस और अलग अलग चीजें हैं, तो उसका अभ्यास करने के लिए हमें अभिनय तंत्र पे भी मास्टरी लानी है। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो मैंने कहा हमारा बहुत संवेदनाशील मन होना चाहिए। तो हमें एक्सप्रेशन करने की या फिर वो अभिनय करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप आ जाएगा, हमारे आंखों में आंसू छलक जाएंगे। तो इस प्रकार से भी है, लेकिन आंखों में आंसू उतने तक ही रखने हैं, नहीं तो फिर द्रौपदी के आंसू दुशासन के चेहरे पे दिखेंगे, क्योंकि द्रौपदी एक ही बार हम करें, दूसरी जगह पे हम दुशासन कर रहे हैं, तो या फिर सीता कर रहे हैं और दूसरी जगह से रावण कर रहे हैं उसी वक्त, विदाउट चेंजिंग अ ड्रेस। तो सीता के आंसू रावण के आंखों में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो इस प्रकार से, और ये पूरा का पूरा टेक्निक है, लेकिन हम टेक्निक यूज कर रहे हैं। ये अगर कोई बोलेगा कि अरे हाँ ये क्या, ये आंखें ऐसे कर रही है, वो कोई नहीं कहेगा, वो सिर्फ वो कैरेक्टर दिखाई देगा, फिर वो कैरेक्टर के साथ हंसेगा, रोएगा, सब करेगा। तो इसके लिए अभिनय के टेक्निक के लिए क्या करना है, आईने के सामने हमें पहले तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी तो कुछ बात ही नहीं है, वहां तो वो सब इम्पोर्टेंट है, वो नाट्य शास्त्र पढ़ना है। तो उसमें उन्होंने तारा, भ्रू, नासिका, ओष्ठ, सबका अलग अलग चिबुक, मतलब ये ठोड़ी जो है, अलग अलग तरीके से ये सब उन्होंने बताया हुआ है। तो वो 13 या 10 या 11 अलग अलग तरीके से उन्हें बताया। जो अगर आईब्रोज है तो ये है, ये है, ये है, तो अलग अलग बातें बताई है। तो वो हमें आईने के सामने करके देखना है। फिर वो तो हो गया प्राइमरी, जैसे नृत्य का रियाज है तो हमें बेसिक स्टेप्स करना है, एक्सरसाइजेस करना है। तो इसका रियाज है तो हमें क्या करना है, फिर ये हमें चेहरे के ऊपर हमें पूरा काम करना है, जिसे हम मुखजा अभिनय कहते हैं। तो जो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में लिखा है वो आप पढ़िए, और उसमें मतलब आंखें हैं, जो आंखें बड़ी होती है, सिकुड़ जाती है, गुस्सैल हो जाती है, बीभत्स का अलग अलग, तो ये मैं सब यूज कर रही हूँ जो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में लिखा है। ये सब तंत्र है, ये सब टेक्निक है जो मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन हमें पता क्या लगेगा कि रावण है और वो हंस रहा है, लेकिन मेरी हंसी अलग है, मैं चिन्ह मेरी अलग हो रही है, मेरे आंखें अलग बोल रही है, और राम है तो वो अलग है, कृष्ण है तो फिर अलग है, राधा है तो अलग है, सीता है तो अलग है, द्रौपदी है तो अलग है, अंबा है तो और भी उसका गुस्सा है कि जैसे उसे लगता है कि क्यों मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का भीष्म को क्या अधिकार है। तो इस प्रकार से है। या फिर हस्ताभिनय का भी हमें ये करना है, तो हस्त विनियोग जो नंदिकेश्वर जी ने अभिनय दर्पणम में बताए हैं, वो पूरे हस्त विनियोग हमें उसके ऊपर भी मास्टरी लानी है, तभी हम जाके वो एक्सप्रेशंस कर पाएंगे। जैसे है ना कि मयूर हस्त है, तो वो अलग अलग तरीके से है, अलग अलग तरीके से हम यूज कर रहे हैं। हाँ, तो अलग अलग तरीके से हम यूज कर रहे हैं मयूर हस्त ही। तो ये किस प्रकार से यूज करना है, ये सब विनियोग में आता है। तो हमें हस्त विनियोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तभी हम अभिनय का तंत्र, हस्ताभिनय का तंत्र जानेंगे। मुखजाभिनय की प्रैक्टिस करनी है, तभी हम एक्सप्रेशंस का तंत्र जानेंगे। तो इस प्रकार से नृत्य और नृत्य के तांत्रिक अंगों पर काम हमें करना पड़ेगा। सिर्फ हम आइटम सीख के उसको गुरु जी ने जैसे बताया वैसे के वैसे करेंगे तो हम सरफेस लेवल पे ही रहेंगे, ना हम अपनी कला एंजॉय कर पाएंगे, ना ऑडियंस एंजॉय कर पाएगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है, और ये चीज ऐसी है टेक्निक कि इसके ऊपर 7 दिन सिर्फ इसी चीज पे भी बात हो सकती है, टेक्निक ऑफ क्लासिकल स्टाइल ऑफ डांस। तो उसमें और ये सब भगवान की कृपा से मैं एवरी डे फॉर पास्ट 30 years इन प्रोफेशनल लाइफ मैं करती आ रही हूँ। तो ये मेरे लिए तो इतने सारे इसमें, और ये सब है ना शास्त्रीय कहते हैं नृत्य,
शास्त्रीय मतलब क्या, हर व्हाय हर कारण का उत्तर है यहाँ पे, हर क्वेश्चन का उत्तर है, हर सवाल का जवाब है। तो इस प्रकार से हमें उसमें कारण क्यों, जैसे शास्त्र में बताते हैं ना, साइंस में हर क्यों का उत्तर है, वैसे डांस में भी हर क्यों का उत्तर है। तो कला में जो साइंस है, इसीलिए उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, पूरा एक्सपेरिमेंट्स है। तो आप करते रहो, आप उस तंत्र का भी अभ्यास करते रहो जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो फ्रेम है उसका तो अभ्यास करना ही करना है। लेकिन उस फ्रेम में रंग तो अपने चाहिए, उसमें पिक्चर तो अपनी चाहिए, अपने अपने हिसाब से बनानी है, बराबर है, तभी वो आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से अलग होगा। तो तंत्र वही है, मंत्र अलग अलग है। तो हमें मंत्रों के माध्यम से तंत्रों पर विजय अगर प्राप्त करना है, तो इस प्रकार से टेक्निक को हमें पूरा निचोड़ के पी लेना चाहिए, तभी हो जाएगा। तो यही है क्लासिकल डांस का टेक्निक। और रसिकस के लिए भी है, सिर्फ भरत मुनि ने यहाँ तक छोड़ा नहीं है, उन्होंने रसिका के बारे में भी बताया। रसिक मतलब क्या, द वन हु नोज एंड एंजॉयज द वर्क ऑफ आर्ट इज रसिका। जैसे सभा लक्षणम में कहा है ना, सभा कल्प तरुर्भाति वेद शाखोपजीविता मंत्र पुष्प समाकीर्णो विद्वत भ्रमर शोभिता। तो विद्वत जन कैसे चाहिए, भ्रमर जैसे चाहिए। भ्रमर अगर आपने देखा होगा फूलों के ऊपर, तो फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए वो बराबर उसमें से मध जो है, हनी जो है, वो प्राशन कर लेता है। लेकिन वो जैसे ऐसे भ्रमर जैसे वो, लेकिन वो जानता है कि इस फूल में क्या मिलेगा, शहद कैसे मिलेगा, तो वो जानता है। तो इस प्रकार से रसिकों का भी तंत्र है, टेक्निक है। ऐसे नहीं है कि बस हाँ अभी टाइम था और फ्री था ना प्रोग्राम इसलिए पहुंच गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। रसिक को भी पता चलना चाहिए कि अगर हमें किसी अलौकिक आनंद का सामना करना है, अलौकिक आनंद हमें अपने आप में भी लेना है, तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से रसिक वर जो है सामने आके उन्हें पता होना चाहिए, और उनको पता होने के लिए डांसर को और एक टेक्निक का यूज करना है। वो क्या है, हमें अपनी चीज बखूबी रंगमंच पे बयां करना आना चाहिए। डांसर शुड बी knowing the rules and regulations of speech, भाषण। उनको ये भी करना चाहिए, कंपेयरिंग भी आना चाहिए अपने आप में, खुद उसे बोलना आना चाहिए कि मैंने इस कॉम्पोजिशन में ये विचार किया है। तो इसलिए भाषा के ऊपर भी महारत होना ये भी एक टेक्निक का भाग है। डांसर को इतनी सब चीजें आनी चाहिए, तभी जाके रसिक वर्ग को परिपूर्ण वर्क ऑफ आर्ट का आनंद मिलेगा। तो ये सब जो है वो अलग अलग अंग है जो टेक्निक या तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तभी वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर भी वो पूरा जो है वो वैसे के वैसे रहता है आनंद मिलने के बाद भी। तो इस प्रकार से ये बहुत आज महत्वपूर्ण चीज थी कि जिससे मुझे भी वो चैलेंजिंग था कि टेक्निक के ऊपर बोलना है, सिर्फ किसी डांस स्टाइल के ऊपर नहीं है, ये पूरा टेक्निक जो परफॉर्मर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ मैं इस लेक्चर का समापन करती हूँ। बोलिए मॅम। हा, मला असं विचारायचं होतं की संगीतामध्ये कर्नाटक संगीत आणि भारतीय संगीतामध्ये म्हणजे नृत्यामध्ये असं कोणतं वाद्य आहे जे अजूनपर्यंत वापरलेलं गेलं नाहीये? असं वाद्यच नाही, सगळी वाद्य वापरली जातात. बरेचदा काय आहे की मर्दळ जे आहे ना ते असं तोंडाने वाजवलं जातं,
ते बरेच ठिकाणी ते करत नाहीत, त्याचा प्रयोग करत नाहीत ते. तर त्यामुळे असं आहे. पण ही वाद्य सगळी जी सांगितलेली आहेत ती वापरली जातात. कधी कधी काय होतं तर वीणा पण सांगितली आहे भरतनाट्यममध्ये. पण प्रत्येक ठिकाणी भरतनाट्यम ऑर्केस्ट्रामध्ये वीणा वापरली जातेच असं नाही. ठीक आहे, अजून कोणीतरी विचारलं होतं की दे हॅड अ क्वेश्चन. त्यामुळे त्या त्या डान्स स्टाईलमध्ये ती जी वाद्ये सांगितलेली आहेत ती ऑलमोस्ट वापरली जातात आणि ती उपलब्ध नाही झाली तर नाईलाज होतो. कारण काही काही वेळा आपल्याला जेव्हा आपण परफॉर्म करतो, आपण आयुष्यात एक दोनच काहीतरी करणार असतो तो गोष्ट वेगळी आहे. पण वेन एवरी वीकेंड इफ वी आर परफॉर्मिंग, हमें ऐसे ये करके नहीं बैठना है, क्योंकि लॉजिस्टिक का भी हमें ध्यान रखना है कि हर जगह पे वीणा कैरी करके वो नहीं जा सकते हैं. तो हमें लेकिन वायलिन, मृदंगम, नटवांगी, बांसुरी ये तो होना ही होना है. मर्दड़म हो गया तो बस चैन हो गई, मजा हो गया. थैंक यू. बोलिए, और किसी को कुछ पूछना था शायद. हिशाम जी, आपको कुछ पूछना है, पूछिए. जी, मेरा एक सवाल था मैम कि मैम बहुत ही खूबसूरत आपका बयान था, और दरअसल मेरी गुरु जय लक्ष्मी ईश्वर रह चुकी हैं, तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था जब वो हमें पढ़ाने आती थी. तो मैम आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैम जैसे आपने जिक्र किया कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पताका, त्रिपताका, ये बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं भरतनाट्यम डांसर के, और मतलब अल्टीमेट उसका जो प्रोडक्ट है वो रस निष्पत्ति होना चाहिए. जब एक ऑडियंस आता है तो वो रस निष्पत्ति करेंगे. बट मैम लाइक अगर ऑडियंस को वो मतलब वो उस जबान से रूबरू नहीं है और उनको नहीं पता है कि देखिए भाव तो ऑडियंस समझ जाएगी कि चलिए आपके अंदर श्रृंगार रस हो रहा है या रौद्र रस हो रहा है, पर अगर वो अल्फाबेट से रूबरू नहीं है तो क्या मतलब ये गलत होगा कि एक डांसर अपनी पूरी बात कह नहीं पा रही मतलब ऑडियंस को? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अहम है, और परफॉर्मर के लिए इसका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या होता है, दो प्रकार के लोग हैं. एक तो अगर मैं डांस की तो खैर बात है, लेकिन अगर मैं संगीत की बात करूं तो हमारे जो गुरुजी हैं शिव कुमार शर्मा जी, तो उन्हें भी एक बार ऐसे सेम सवाल पूछा था. तो उन्होंने कहा कि एक रेडियो की रिकॉर्डिंग में वो बजा रहे थे, तो सामने दो प्रकार के लोग बैठे थे. रेडियो का सम्मेलन था, सामने बिल्कुल छोटा सा था, सामने दो प्रकार के लोग बैठे थे. एक को पता ही नहीं था कि ये कौन सा राग बज रहा है, ये क्या हो रहा है, उसका राग की भी रस निष्पत्ति है, तो उसकी क्या रस निष्पत्ति है एक को बिल्कुल पता नहीं था. एक को सब पता था, वो पूरा जानकार था, उसको सब समझ में आ रहा था. लेकिन अल्टीमेटली दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे वो राग सुनते हुए. एक था कि जिसको कुछ पता नहीं है, दूसरा था उसको सब पता है, तंत्र वही तो है ना, तंत्र का पता है, फिर भी वो आंखों में आंसू आ रहे थे. तो इस प्रकार से यही तो हमारे शास्त्रीय नृत्य और संगीत की ताकत है. मेरे एक जगह पे प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग ऑडियंस भी अलग अलग रहती है. खैर इंडिया में तो ठीक है, लेकिन यूएस में भी ठीक है, क्योंकि यूएस में हम अपनी बात इंग्लिश में रख के फिर बात में करते हैं, तो हमें ऑडियंस को हिंट देनी है. वो ऑडियंस को भी थोड़ा ये एक्चुअली ये साक्षात्कार करवाना चाहिए, जो आर्टिस्ट के पास उन्होंने बातें करनी चाहिए पहले, बिफोर द परफॉर्मेंस. लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे हुआ, जैसे मैं फ्रांस में परफॉर्म कर रही थी और सामने मिक्स ऑडियंस था. वो कोई जर्मनी के लोग थे, कोई फ्रांस के थे, कोई अलग, उनकी भाषा अलग, रहन सहन अलग, सब कुछ चीजें उनको तो पता भी नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या है, उसमें बिल्कुल उनकी परंपरा भी अलग है, कल्चर भी अलग है, और मैं कह नहीं पा रही हूँ कि मुझे अभी मैं क्या बताने जा रही हूँ. तभी मैंने ऐसे हुआ है, और मैंने प्रोग्राम के पहले, मैं हमेशा करती हूँ वैसे, मैंने ईश्वर को बोला कि अभी तुम्ही को संभालना है. भरत मुनि को पूरा सरेंडर कर दिया कि अभी तुम्ही को सब संभालना है,
लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टली जो भी बात रखनी है वो मैं रखना चाहूंगी. आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे ऐसे नहीं लगना है कि यहाँ तो किसी को कुछ पता नहीं है तो मैं ऐसे हाथ रखूं या ना रखूं, या ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए. तो वो भी है, अल्फाबेट्स है वो बराबर है, लेकिन कहीं कहीं बार ऐसे होता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं. और आप उस प्रोग्राम में भी और बाद के प्रोग्राम में भी ऐसे हुआ कि एक जर्मन जो औरत थी वो मेरे पास आके बोली कि आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग. तो भरत मुनि को मुझे इतनी उनके, फिर से मैं सरेंडर हो गई, शरणागत हो गई, क्योंकि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, लेकिन उन्होंने 2000 साल पहले जो बात रखी थी वो बात वो समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है. और उसके लिए हमें ऑडियंस को, जो नृत्यास्वाद कहते हैं ना, कैसे आस्वाद लेना है, उसके लिए वो तो आप जैसे कहते हैं वो है ही कि वो लिटरेट नहीं है, तो ये तो बात होगी ही होगी. लेकिन उसका फाइनल, क्योंकि रस निष्पत्ति फाइनल है, तो समवेयर देयर इज रिटन. आपने जो कहा बहुत अच्छी बात कही, रस निष्पत्ति, क्योंकि इसमें वर्ड्स जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखता, उसका जो रिदम है. जैसे रोजा जब फिल्म बनी थी तो हमें वो वर्ड्स नहीं पता थे कि दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, नो वर्ड्स तो कुछ भी नहीं पता थे, मगर वो म्यूजिक जो बजता है, वो जो रिदम है, जो ताल है, वो हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है. उसी यूनिवर्सल है, इमोशंस यूनिवर्सल है. फिर Yes. ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो अपनी बात रखते हैं, क्योंकि जब मैंने परसों भी कहा कि जो आदिवासी लोग थे ना, तो उनको एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो कोई उन्होंने नाट्य शास्त्र या कुछ अभिनय दर्पणम कुछ नहीं पढ़ा था. फिर भी व्हाट इज डांस, व्हाट इज म्यूजिक, इट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो हम कम्युनिकेट करते हैं. तो वही तो है ना कि तंत्र के ऊपर इतना विजय में हमें प्राप्त करना है, इतनी मास्टरी करनी है कि वो ऑडियंस को शुद्ध स्वरूप में सिर्फ वर्क ऑफ आर्ट फाइनल क्या है वही पता चलेगा. जैसे अगर हम शिल्प देख रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि उसमें एक प्रमाण क्या है, उसमें कैसे किया है, छिन्नी किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से वो स्टोन में वो करना चाहिए, वो हमें अभी डांस के लिए पता है, लेकिन शिल्प शास्त्र है ना, अलग शास्त्र है, या फिर पेंटिंग अलग शास्त्र है. तो हमें तो इतने सब शास्त्र पता नहीं है, फिर भी हम वो देखते हैं तो कहते हैं कि क्या इसका कैसे तोल है. जैसे मैं देखूंगी तो मुझे लगेगा कि अरे कितने अच्छे इसमें एक्सप्रेशंस है, कितना ये, वो मैं देखूंगी. अगर कोई शिल्पी है तो वो कहेगा कि हाँ यहाँ से वो जरा चुक गया है, यहाँ से ऐसे होना चाहिए, वो डिटेलिंग में जाएगा. पेंटर है वो अलग कहेगा, जो म्यूजिशियन है कहेगा अरे इसमें कितनी लय है, पूरी लय भरी हुई है इसमें. तो इस प्रकार से अलग अलग नजरिया हो गए. जैसे एक कहानी आती है ना, हाथी की कहानी, और हर कोई वो उसको टटोल के देखता है, किसी को उसके जो हाथी के जो ट्रंक है उसपे उसको लगता है कि ये कुछ अलग है, कोई अगर पैर को छूता है उसको लगता है ये कुछ अलग है. उस प्रकार से अगर भी हो जाए तो भी उन्हें ये पता चलेगा कि ये कुछ अलग किस्म का एनिमल है, ये बड़ा है, या इस प्रकार से. तो इस प्रकार से, लेकिन हमारे इसमें रसिक की व्याख्या ही ऐसी की है, one who knows and understands and enjoys the work of art. तो enjoyment शायद थोड़ी अलग हो सकती है कि सुर कैसे लगता है. अगर किसी सुरीली आदमी को पता है तो वो उसके दिल में चला जाएगा, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है फिर भी उसे लगेगा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है. तो इस प्रकार से है. तो वर्क ऑफ आर्ट क्या है फाइनली, रसो वै सहा या ब्रह्मानंद सहोदरा, वो आनंद की जो भावना है वो आनी चाहिए. फिर वो सबसे परे है, हम किस कल्चर में है, किस देश में है, हम जानते भी है या नहीं जानते, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, तो शांति, आनंद. और बिकॉज हम रोते भी है, हमें कहता, हम ऐसे थोड़ी कहते कि हमें बहुत रुलाया, हम रोते रोते आए, हम कहते थे बहुत ऐसे करके, हम कहते बहुत अच्छी स्टोरी थी. तो आनंद ही है ना, अंतिम उद्देश्य क्या है, आनंद है.
तो इस प्रकार से मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ऐसा है। Yes, please ask what is your another question. मैम मेरा दूसरा सवाल ये था कि मैम जैसे मैं पर्सनली एक कल्चर स्टूडेंट हूँ और कला को बहुत बहुत पवित्र, बहुत पायस, बहुत पाक मानता हूँ। तो मैम लाइक दरअसल ये मैंने कहीं किस्सा पढ़ा था कि एक नेशनल अवॉर्डी, एक विनर, मतलब नेशनल अवॉर्डी भरतनाट्यम डांसर हैं। तो जब उनका यहाँ दिल्ली में एक परफॉर्मेंस हुआ था, तो बेसिकली परफॉर्मेंस ये बॉलीवुड सॉन्ग चिकनी चमेली के ऊपर वो कर रही थी। तो जब मैंने ये देखा या मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया, तो मुझे तो बहुत अफसोस लगा और मैं बिल्कुल उस महफिल से उठ के चला गया। तो मैम जैसे भले ही वो बहुत इल्म है उनमें, उनको नेशनल अवॉर्ड भरतनाट्यम के लिए मिला है, तो इस पाक आर्ट को एक कमर्शलाइज करना, तो मैम लाइक ये ठीक है या नहीं है? लाइक आप कुछ आप कहेंगी? नहीं है, बिल्कुल ठीक तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। जी जी। क्या होता है, मैंने कल भी कहा, मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा कि नटराज की इमेज हमें क्या कहती है, उसके ऊपर जो गंगा है, वो गंगा क्या है, पवित्रता का प्रतीक है और प्रवाहित्व का भी प्रतीक है। तो हमें प्रवाही जरूर बनना है, हमें समय के साथ बदलना भी है। मैं समझ पा रही हूँ आप किस डांसर का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं मतलब हमें प्रवाहित्व भी ये करना है, हमें अलग अलग परंपरा भी लानी है, लेकिन हमारा फ्रेमवर्क जो है वो टाइट होना चाहिए, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। और जो है वो मायने नहीं रखता है कि आप फिल्म म्यूजिक भी बुरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका अलग जॉनर है, इसका अलग जॉनर है, और इसमें भी हम अपनी बात बखूबी रख सकते हैं, अच्छी तरह से रख सकते हैं। और वही है ना कि अगर हम वही के वही बात रिपीट कर रहे हैं, एक ही लाइन रिपीट होगी। जैसे है कि मीराबाई का कोई भजन है या कोई, वही की वही लाइन रिपीट होगी। हरि तुम हरो जनकी थी, जिसको हिंदी पता है फिर उसको भी वही सुनाई देगा, हरि तुम हरो जनकी थी। लेकिन जो डांसर है वो अपने अपने तरीके से कहेगी कि गजराज है, तो वो ढूंढ रहा है और कहता है कि हरि हरि अभी तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ मेरे लिए। द्रौपदी है तो कहेगी कि हरि तुम सब जगह होते हो, मेरे लिए नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से अलग अलग नजरिए से हम वो हरि तुम हरो वही करने वाले हैं। तो उसकी पवित्रता, फिल्मी सॉन्ग्स पवित्र नहीं है या वो, लेकिन वो अलग है, अलग जॉनर है उसका। उसे हम भरतनाट्यम में लाके उसको कुछ हम केवल हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, इसके लिए अगर हम करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है। सो थैंक यू जी। काजल जी को कुछ सवाल है, मगर हम कल अब उसको लेंगे क्योंकि पहले ही समय बहुत हो चुका है। तो मैं स्वाति ताई को भी ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जो भी बात करने वाला होता है वो 1 घंटे से निरंतर बात कर रहा है, फिर हमारे सवाल जवाब चल रहे हैं, तो उसको हमें समझना है। सो आई एम वेरी सॉरी, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी सवाल पूछने वाले लोग बहुत पसंद है। जी जी, यस, ओके, विल कंटिन्यू कुछ तो ये होना चाहिए। जी जी, कल हम बिल्कुल अच्छी तरह से बातें करेंगे, मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी किताबें शेयर की है कृपया डाउनलोड कर लीजिए, शायद आपको उपयोगी रहेगी। मेरे लिए अध्ययन के लिए मैंने ढूंढा, आपको भी शायद उपयोगी होगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्वाति ताई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। गुड नाइट। जरूर, थैंक यू।